हाँ, तो किन किन लोगों ने लिखा है मुख्यमंत्री की उपलब्धियां? सर हम नहीं लिखे हैं, और 2 दिन और नहीं लिखे सर, तबीयत खराब हुआ बहुत। सर मैंने लिखा है। बहुत जोर से सर। लिखा है आपने, बताइए क्या है उपलब्धियों में? जी सर। हेलो। हाँ बोलिए। मैंने लिखा है सर। राज सर, अपना माइक ऑफ कर लीजिए। ओके सर। सर मैंने लिखा है सर। मैं कह रहा हूँ आपने लिखा है तो आप शुरू तो होइए। मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी जी सर, आवाज़ नहीं आ रही है आप सर। मुझे सुन पा रहे हैं? जी मेरी आवाज आपके पास नहीं पहुंच रही है? जी नहीं सर। शशि एक बार लेफ्ट अभी होकर पहुंच फिर रही से है ना? कीजिए। ठीक है, लेफ्ट होते हैं सर। और किन लोगों ने काम किया है मुख्यमंत्री की उपलब्धियों पे? और किन लोगों ने काम किया है? बोलिए। हाँ जी सर, आवाज़ आ रही है सर। हाँ बोलिए शशि भूषण। सर लिखे हैं सर, बिहार का 15वां आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार बिहार की अर्थव्यवस्था एक अवलोकन 2019-20 में स्थिर मूल्य पर बिहार की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 10.5 तथा वर्तमान मूल्य वृद्धि दर 15.4 है। देश में प्रथम स्थान पर है। फिर दूसरा पॉइंट दिए हैं, 2019-20 में प्रति व्यक्ति आय 50 इसको पॉइंट। इसको इसको थोड़ा सा व्याख्या कर देते। इसको थोड़ा सा व्याख्या कर देते कि पिछले 15 वर्षों में 2.5 अंकों में विकास दर प्राप्त करने वाला देश का एकमात्र राज्य बिहार है। तो ये उपलब्धियां है ना, न कि उपलब्धियां ये है कि ग्रोथ रेट इतना है। बात समझे? जी जी तो ये चीजें वहां पर उसको इंक्लूड कीजिए। हाँ नेक्स्ट। दूसरा पॉइंट दिए हैं कि 2019-20 में प्रति व्यक्ति आय 50.735 रुपये स्थिर मूल्य पर 34.413 मतलब रुपये प्रति व्यक्ति आय 2019 में 50.735 रुपये था। वर्तमान में 50 50,700 कुछ रुपए होगा ना, ऐसे लिखे ना। जी सर, वर्तमान मूल्य पर पचास हजार बुक सात से ही सौ लिखे कुछ हैं सर, रुपया इकोनॉमिक को। और स्थिर मूल्य पर, उसमें ऐसे थोड़ी लिखा जी होगा। उसमें फिर लिखा होगा 34,000, क्योंकि पिछले साल 33,000 रुपया था, तो अभी 34,000 रुपया हुआ होगा। जी ठीक है, तो ये चीजें जी होंगी स्थिर मूल्य। स्थिर मूल्य का मतलब क्या होता है? जब 2011 के बेस ईयर के हिसाब से जब हम कैलकुलेट करते हैं, और वर्तमान मूल्य का मतलब होता है जब हम करंट ईयर के संदर्भ में बात करते हैं। जी ठीक है, जी जी यानी 2019-20 की जब हम बात करते हैं
तो वो हो गया उसमें। जी। क्षेत्रवार के चलिए नेक्स्ट। हिस्सा 2019-20 में प्राथमिक क्षेत्र में 19.5%, द्वितीय क्षेत्र में 20.3%, तृतीय क्षेत्र में 60.2%। ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र के हिस्से में लगातार गिरावट आई है, जैसे कृषि में। बिहार में विभिन्न जिलों के बीच सामाजिक आर्थिक विषमता है, जैसे पेट्रोल की खपत के आधार पर पटना, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज फिर अग्रणीय है। व्यवस्था के हिसाब से लिखिए इसको, इस तरह आपको कल लिखाया था ना, किस हिसाब से लिखना है जी आपको टॉपिक्स बताए गए थे, जी, टॉपिक तो उस बताए हिसाब थे से क्यों सर। नहीं लिखा आपने? तो उसमें हमने क्या कहा कि जो उपलब्धियां हैं उसे लिखना है, जी और उपलब्धियों का मतलब हमने कहा कि जो नेगेटिव बातें हैं उसको लास्ट में लिखना है। जी समझ गए? जी क्या उपलब्धियों की दिक्कत हो रही है क्या आप लोगों को? जी सर, दिक्कत आ रही है सर। जी मुख्यमंत्री की उपलब्धियों को इंडिकेट करने में दिक्कतें आ रही हैं। जी सर, दिक्कत आ रही है सर। दिक्कत आ रही है, ये तो अच्छी बात है कि दिक्कत आ रही है। बात है कि कई लोगों ने काम भी नहीं किया है ना, तो क्या पता चलेगा इन लोगों के बारे में कि ये करना चाहते हैं ये लोग कि नहीं चाहते हैं। प्रीति, दीपावली, अनिल, संदीप, आप लोगों का क्या है इसमें, क्यों नहीं किया आप लोगों ने? सर मैं सर मेरे पास इकोनॉमिक इधर सर्वे नहीं था, इसलिए नहीं कर पाई। सर लाना है वो। लाने की सर जरूरत ग्रुप क्या में है, डाले नेट पे हुए हैं, दो अवेलेबल दो है बार ना, डाले इकोनॉमिक सर्वे का। ग्रुप भी अभी है फिर और डाल नेट पे देंगे तो सर। उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे तो अवेलेबल है ना। जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जब जाएंगे आप, तो वहाँ हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। तो ये चीजें कहना कि मेरे पास नहीं था, ये तो जस्टिफिएबल नहीं है ना। संदीप, आपका क्या है रीजन? संदीप, आपका रीजन क्या है? सर एक्चुअली सर मैं इधर बहुत बिजी था सर, और अभी कुछ इस वीक पूरा बिजी रहूंगा सर। थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा है सर, इसीलिए सर। मगर मैं कर दूंगा सर पीछे से। मुझे सर बस और इस सप्ताह पृथ्वी, तक का अनिल? टाइम चाहिए। सर रात में सर ड्यूटी लग गया था सर 23-15 का, तो रात भर गाड़ी चला। वो दिन में तो सर खा के सो गए, फिर शाम में उठे सर। रात भर गाड़ी चल रही थी तो ट्रेन में बैठ के तो आपको पढ़ने में मजा आता होगा ना? वो सर खड़ा रहता है तो सर पढ़ते हैं, लेकिन रात में टाइम ही नहीं मिला सर। रात ऐसा ड्यूटी था, कंटिन्यू चलते रहे। है क्या आप लोको पायलट हैं या गार्ड है? जी 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 सर, लोको पायलट है सर। अच्छा, मेन है कि सहायक है? ये फ्लाइट में है सर, फ्लाइट में। अच्छा,
तो और प्रीति आपका क्या है? सर आज अब घर आप में तो नहीं जन्माष्टमी मना रहे थे। नहीं अभी नहीं भी सर सर, जब आए 19:45 थे का कॉल हो गया सर। सर मैंने क्या? कलेक्ट किया अच्छा, जो लिखना था, लेकिन लिख नहीं पाए सर। मैं अभी लिख के सेंड कर देंगी थोड़ी देर में। चलिए इसको लिखने की कोशिश कीजिए। मैं चाहता हूं कि आप लोग खुद एफर्ट करें। हर चीजें मैं अगर बोरोइंग कर दूंगा तो क्या होगा कि चीजें फिर आपके लिए जस्टिएबल नहीं होंगी। ठीक है, क्योंकि इससे क्या होगा, दो फायदे होंगे। अगर मैं पेन डाउन करवा दूंगा दो मत, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फायदे क्या होंगे, इससे दो संदर्भों में बात होगी आपके लिए। एक तो इसकी इसी के बहाने आप लोग क्या करेंगे और इकोनॉमिक सर्वे और उसकी वास्तविक स्थिति है उसके बारे में एक स्पष्ट इमेज आपके सामने क्या होगा, बन जाएगा। दूसरा, आपके पास वो पर्याप्त मटेरियल मिल जाएंगे जिसका आप इस्तेमाल किस संदर्भ में कर सकते हैं, तो इकोनॉमी के संदर्भ में कर सकते हैं, या जहाँ पे आपको फैक्ट्स एंड फिगर की आवश्यकता होगी वहां पर आप कर सकते हैं, इनपुट के रूप में काम करेगा आपके लिए। और तीसरी बात ये फायदा होगी कि इससे आपके आंसर की जो क्वालिटी है और आंसर का जो कहते हैं कि जो प्रेजेंटेशन है, ये दोनों बेहतर हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपके ऊपर छोड़ा था इसे कि आप इसे होमवर्क के रूप में कीजिए, और इससे दो दो सब्जेक्ट आपके तैयार हो जाएंगे। बिहार के वास्तविक स्थिति के बारे में पता चल जाएगा, बिहार के डेवलपमेंट की जो स्थिति है, विभिन्न योजनाएं हैं, इस सब चीजों को, या बिहार सरकार की जो पर्यावरण संरक्षण को लेकर हो, कृषि विकास को लेकर हो, गरीबी उन्मूलन को लेकर हो, बेरोजगारी को लेकर हो, जो रणनीति है, कार्यक्रम है, प्रयास है, भावी रणनीति क्या है, ये सभी चीजें, कमियां क्या है, ये सभी चीजें आपको स्पष्ट हो जाएंगी। और इसी संदर्भ में आपका क्या होगा, जो उपलब्धियां हैं वो भी पता चल जाएगा आपको। बातें समझ रहे हैं? यस सर। तो उसको करने की कोशिश कीजिए। ये आपके लिए बहुत ही, कहिए कि इसको, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है, इम्पोर्टेंस है इसका आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और यह सिर्फ पीटी में ही, मेंस, ये आपके पीटी में काम करेगा, आपके मेंस में काम करेगा, आपके इंटरव्यू में काम करेगा, हर जगह ये आपके लिए बेनिफिशियल। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर एफर्ट लेके आप अगर इस पे काम कर लेते हैं और 15-16 पेज में अगर इसे बना लेते हैं आप, तो ये आपके लिए 1 साल का पूंजी हो जाएगा और इस पे आप बेहतर रूप से काम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, ओके सर। मुझे सुन पा रहे हैं? यस आवाज आ रही। छुपे रुस्तम लोग, छुपे रुस्तम लोग, एके एके मिश्रा, जरा इन लोगों से हालचाल ले लें। एके मिश्रा, सर गुड इवनिंग सर। अरुण कुमार, वेरी गुड गुड इवनिंग। इवनिंग सर। क्या आप छुपे रुस्तम है? पार्टिसिपेट क्यों नहीं नहीं करते सर, क्लास में? क्या नहीं सर? वो थोड़ा नहीं लिख पाया सर, जस्ट शॉर्ट में पेन डाउन किया हूँ सर, कल जो आप बताए थे इकोनॉमिक आपकी सर्वे नहीं देख आप पाया पहली क्लास सर। है, दो क्लास है क्या, कि शुरुआत से जुड़े हैं आप? शुरुआत से जुड़े हैं ना? शुरुआत से ही हूँ सर। हाँ सर। फिर आंसर वगैरह क्यों नहीं आता आपका? नहीं अभी 2-3 दिन से नहीं आ रहा सर, पहले भेजे थे, अभी थोड़ा ऑफिस का वर्कलोड थोड़ा बढ़ गया सर। फिर आप क्या करते हैं? नहीं वही थोड़ा ऑफिस का बिजी हो गया सर, सुबह 7 o'clock से रहता है तो शाम को आते आते 5 बज जाता है सर। ये आपका जॉब नेचर क्या है? जॉब नेचर ऑपरेशनल है सर, मशीनिंग प्रोडक्शन में है सर, मशीन चलता है तो उसका सुपरवाइजर के रूप। अच्छा, प्राइवेट में है?
नहीं नहीं, गवर्नमेंट का ही है सर, BHEL PSU है। अच्छा, भेल में है। जी सर। चलिए, अमन आपका क्या है? जरा इन लोगों से हालचाल पूछ ले, छुपे रुस्तम से। अमन, मुझे सुन पा रहे हैं आप? हाँ सर। आपकी क्या परेशानी है? सर एक्चुअली 10 दिन से मैं लीव पे था, तो वहाँ 10 दिन का जो वर्क है वो इधर 2 दिन पहले ही जुड़ा, तो यहाँ कल से किया हूँ, तो जाएगा तो दिन के बाद से सब सर। तो यहाँ जॉब वाले ही है ना अनिल, अमन। हाँ सर, तो लीव पे थे तो प्रॉब्लम हो रहा है। अनुपमा, सर आज ये मेरी फर्स्ट क्लास है इसलिए। आप तो पहले की थी ना क्लास? पहली क्लास है आपकी ये? नहीं सर, आज ये मेरी। जी सर। ये वो अनुपमा नहीं है, ये दूसरी अनुपमा है। अच्छा, आपको लगा कि 66वीं वाली अनुपमा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट कौन है। प्रिया वर्मा। यस सर। आपकी क्या परेशानी है? आपका आंसर क्यों नहीं आता, या आपने होमवर्क क्यों नहीं किया है? सर मैंने किया तो है सर। नहीं सर, मैंने किया था सर, कल मेरा क्लास सर नहीं हो पाया, इसलिए मुख्यमंत्री का मैंने नहीं लिख पाई हूँ। नहीं तो सर राज्यपाल का और वीडियो अवेलेबल राष्ट्रपति था का ना? मैंने किया है। वीडियो अवेलेबल था ना? जी सर, जी सर। जी सर, मैंने देखा है और मैं ठीक। आज का और कल का दोनों का करके आपको सेंड करूंगी सर। राजकुमार साहनी। राजकुमार साहनी, जी प्रणाम सर। आपका क्या है? आपकी क्या सर परेशानी है? जाएगा सर, ऐसे सर परेशानी कुछ नहीं है सर। फिर क्यों नहीं तो आंसर आता है? और क्यों नहीं करते? अब क्लास में पार्टिसिपेट क्यों नहीं सर करते? जाएगा, सर जाएगा सर अब सर। कहाँ जाएगा? कब क्लास ग्रुप में खत्म हो सर। जाएगी तब? नहीं सर, कब आज से जाएगी? सर जब पॉलिटिक जाएगा। खत्म हो जाएगा तब? क्यों, इससे पहले क्या था? नहीं बदवा था? मतलब नहीं सर, वो लिख नहीं पा रहे थे ये लोग, अपना आंसर जो भेजते थे तो उसमें से कुछ लोगों का देख देख कर कॉपी में कर रहे थे सर, लेकिन अपना से सर नहीं हो पा रहा था। ये बैसाखी कब तक चलाइएगा? खुद से कीजिए ना। जी सर करेंगे, अब संगीता जाएगा सर रॉय। कंटिन्यू। संगीता रॉय, जी सर। आपकी क्या परेशानी सर है? थोड़ा फोकस नहीं कर पा रही हूँ सर, एक पेपर होने वाला है आपकी तो फिर उसी में थोड़ा लगी हूँ। थोड़ा सा मेरे लिए भी टाइम निकाल लीजिए कि मेरा वर्क कर दिया कीजिए, ठीक है? सर ये आपका काम नहीं है, हमारा ही है, बट वो क्या करे, वो पेपर है तो उसी में लगी हुई हूँ। चलिए, तो अभी तक के क्लास में किन्हीं को कोई परेशानी है? बोलिए। नो सर। कुछ पूछना है भी है कि आगे बढ़े? चलिए, नेक्स्ट टॉपिक क्या था? नेक्स्ट टॉपिक क्या है? चुनाव आयोग। चुनाव आयोग सर। चुनाव आयोग। चलिए बताइए, चुनाव आयोग से क्या क्या क्वेश्चन पूछा है? चुनाव आयोग और चुनाव सुधार से क्या क्या क्वेश्चन पूछा है? टॉपिक लिखिए, चुनाव आयोग और चुनाव सुधार। और संबंधित मुद्दे।
चुनाव आयोग चुनाव सुधार तथा संबंधित मुद्दे। चलिए क्या क्या क्वेश्चन पूछा है बताइए जरा। चुनाव और चुनाव सुधार से लेकर चुनाव आयोग से लेकर क्या क्या क्वेश्चन पूछा है बताइए कोई। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के संचालन में भारत के निर्वाचन आयोग की भूमिका की गंभीरता से जांच करें। 66वीं में क्या इस पूछा है? संबंध में चुनावी पहचान पत्र किस 66वीं में उद्देश्य क्या? से कार्य करता है? 66वीं में चुनाव आयोग से नहीं पूछा हुआ। शांत रहिए जरा। 66वीं में नहीं पूछा है। 65वीं में क्या पूछा है? 65वीं में क्या पूछा है? हम्म 65वीं में नहीं पूछा है। 65वीं में बस पूछा हुआ राजनीतिक दल से संबंधित हो तो। चलिए 64 भारतीय राजनीतिक चलिए दलीय 64वीं में व्यवस्था बताइए। राष्ट्र होकर व्यक्ति उन्मुख है। हाँ इसको चुनाव हम लोग जब राजनीतिक प्रणाली पढ़ेंगे पॉलिटिकल सिस्टम पढ़ेंगे वहां पे हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। हाँ 64वीं में क्या पूछा है देखिए 64वीं में पूछा है कुछ। में पूछा हुआ है। क्या पूछा है 63वीं में बताइए। 64वीं में पूछा हुआ स्वतंत्र 63वीं में देखिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के संचालन में लिखिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के संचालन में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के संचालन में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के संचालन में निर्वाचन आयोग की भूमिका की निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ईसी निर्वाचन आयोग की भूमिका की गंभीरता से जांच कीजिए। इस संबंध में चुनावी पहचान पत्र किस उद्देश्य से कार्य करता है? इस संबंध में चुनावी पहचान पत्र किस उद्देश्य से कार्य करता है? लिख लिए। इस संबंध में चुनावी पहचान पत्र किस उद्देश्य से काम करता है? लिख लिए। जी सर। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन? नेक्स्ट है भारत में चुनावी राजनीति में जाति की भूमिका का आकलन कीजिए। बिहार के 2015 के चुनावों को चुनाव भूमिका ने किस चुनाव से जुड़ा हुआ है। ये चुनाव से संबंधित जो मुद्दे हैं इसको हम लोग पॉलिटिकल सिस्टम में देखेंगे। जो जाति समस्याएं हैं जाति धर्म को लेकर भाषा को लेकर जो समस्याएं हैं ठीक है जाति आधारित राजनीति भाषा आधारित राजनीति की जो बातें हैं उसको हम लोग पॉलिटिकल सिस्टम में देखेंगे। नेक्स्ट बताइए। भारत में निर्वाचन आयोग की शक्ति और कार्य प्रणाली एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव में इनकी भूमिका का परीक्षण कीजिए। कब पूछा है? 53-55 2012।
लिखिए, भारत के निर्वाचन आयोग की शक्ति और कार्यप्रणाली एवं कार्यप्रणाली और या एवं स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव में इसकी भूमिका का परीक्षण कीजिए। एवं स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव में इनकी भूमिका का परीक्षण कीजिए। की भूमिका का परीक्षण कीजिए। लिख लिए। नेक्स्ट क्या पूछा है? निर्देशन के अंतर्गत आवाज कट अब एसएस आपकी आवाज कट रही है। भारतीय चुनाव आयोग के निर्देशन के अंतर्गत अबाध एवं निष्पक्ष चुनाव के संचालन में नौकरशाही की भूमिका का चर्चा करें। कब पूछा है? 46 चलिए 40 पहले 47 का लिख लीजिए। चुनाव लोकतंत्र की हृदय गति के समान है। चुनाव लोकतंत्र की हृदय गति के समान है यदि वे बहुत जल्दी चुनाव लोकतंत्र की हृदय गति के समान है यदि वे बहुत जल्दी या बहुत अनियमित रूप से होते हैं। चुनाव लोकतंत्र की हृदय गति के समान है यदि वे बहुत जल्दी या अनियमित रूप से होते हैं तो लोकतंत्र का पतन हो सकता है। भारतीय राजनीति के संदर्भ में मध्यावधि चुनावों पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। मध्यावधि चुनावों पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। रिपीट भारतीय राजनीति के संबंध में अपनी भारतीय राजनीति के संदर्भ में मध्यावधि चुनावों पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट बताइए। नेक्स्ट क्या पूछा है? Next 5
भारतीय क्या पूछा चुनाव है? आयोग के निर्देशन के अंतर्गत अबाध एवं निष्पक्ष चुनाव के संचालन में नौकरशाही की भूमिका की चर्चा करें। लिखिए 46वीं बीपीएससी। चुनाव आयोग के निर्देशन में चुनाव आयोग के निर्देशन में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने में चुनाव आयोग के निर्देशन में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने में निष्पक्ष चुनाव संपन्न करा नौकरशाही की भूमिका का परीक्षण कीजिए। 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 सर क्वेश्चन बैंक तो सबके पास होगा ही सर। ठीक है, छाट के एक जगह कलेक्शन हो जा रहा है। लवली, इससे ये होता है कि एक तो आप क्या करते हैं, बार बार प्रश्न को देखते, ठीक है। जैसे पॉलिटी के प्रश्न को अभी तक आपने कितनी बार देखा होगा? अभी तो फिलहाल डेली देख रहे हैं सर। डेली देख रहे हैं। इससे क्या होता है कि एक तो प्रश्न की प्रकृति आपके नजर में रहती है, याद होता है आपको कि किन किन टॉपिक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। दूसरा फायदा ये है कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कर लेते हैं। आप जब टॉपिक्स पढ़ना शुरू करते हैं उस समय आपके सामने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सामने रहता है और फिर उसके हिसाब से आप अपने आप को मूल्यांकन करते हैं या पढ़ने की कोशिश करते हैं। तीसरा फायदा यह है कि जब आप क्लास करते हैं तो क्लास को इवैल्यूएट करने में भी आपका प्रीवियस ईयर क्या फायदा करता है कि आप जिस टॉपिक्स को पढ़ाया गया सामने वाले के द्वारा, क्या उसके द्वारा आप जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उसका आंसर देने में सक्षम हैं या नहीं है। बात स्पष्ट हुई? जी सर। आपके लिए क्लास की उपयोगिता तभी तो है कि जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को आज के क्लास में या प्रीवियस क्लास के द्वारा उसको लिखने में सक्षम हो, आपके लिए पर्याप्त कंटेंट अवेलेबल हो, तभी तो आपके इस क्लास की उपयोगिता है। हाँ। तो क्वेश्चन बैंक तो सबके पास है, मुझे भी पता है, मेरे पास भी है, लेकिन मैं इसीलिए करवाता हूँ ये चीजें कि इससे आप बहुत ज्यादा फायदे में रहते हैं। आप इससे भ्रमित नहीं होते कि मुझे क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कितना पढ़ना है। ये सब चीजें आपके लिए बेनिफिशियल हो जाती। बातें स्पष्ट हो गई सभी को? और कोई प्रश्न तो नहीं है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्यों लिखवाते हैं सर? नहीं सर, हो गया। चलिए, तो ये और कोई क्वेश्चन है? लास्ट वाले क्वेश्चन को लिख लिया आप लोगों ने पूरा? हाँ ठीक है, लिखिए। चुनाव प्रचार से आप क्या समझते हैं? बिहार के चुनाव प्रचार की महत्वपूर्ण पद्धतियों पर प्रकाश डालिए। लिखिए, चुनाव प्रचार से आप क्या समझते हैं? वर्तमान में बिहार में चुनाव प्रचार की महत्वपूर्ण पद्धतियों पर प्रकाश डालिए। हमने क्वेश्चन को क्या कर दिया? मॉडिफाई कर दिया। मॉडिफाई क्या हो गया कि आप
अब वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो चुनाव प्रचार की पद्धति है, प्रक्रिया है, प्रणाली है, उसको स्पष्ट करना पड़ेगा। तो लिखिए, चुनाव प्रचार से आप क्या समझते हैं कि वर्तमान में बिहार में चुनाव प्रचार की पद्धतियों पर विचार कीजिए, या प्रकाश डालिए, जो लिखना हो लिख लीजिए, टॉर्च जलाइए, या बल्ब जलाइए, जो करना हो कर लीजिए। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है? भारत का निर्वाचन आयोग पे टिप्पणी। क्या भारत का निर्वाचन आयोग? भारत टिप्पणी 200 वर्डों में करना है। क्या है भारत का निर्वाचन आयोग? सिर्फ इतना ही? हम भारत का निर्वाचन आयोग का 200 वर्डों में लिखना, टिप्पणी करना है। अच्छा, निर्वाचन आयोग पर टिप्पणी 2002 टिप्पणी कीजिए। हाँ चलिए, तो वहां तक छोड़िए, यही यस तक सर। ठीक है। यहाँ से लॉन्ग आंसर लिखने शुरू हो गए उसके थे। बाद फिर उसके बाद बिहार में चुनाव प्रक्रिया पर टिप्पणी करे 200 वर्ड में। ठीक है, वो चीजें अब वहां से अब वो सब क्वेश्चन नहीं आएगा। तो ये क्या थे, बीपीएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछे गए थे। एक फायदा और भी है कि बहुत सारे के पास क्या होगा, 47वीं के बाद से उनके पास जो 47वीं से पहले का जो बीपीएससी का क्वेश्चन एग्जाम हुआ था, उसका क्वेश्चन आंसर नहीं होगा, ये क्वेश्चन पेपर नहीं होगा। तो उनके लिए यह कलेक्शन का काम कर जाएगा। ठीक है, चलिए टॉपिक्स निकालिए, क्या क्या है, लिखिए टॉपिक्स क्या क्या पढ़ना है इसमें। लिखिए, चुनाव आयोग के संदर्भ में क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं। लिखिए, योग्यता। नोट्स मिल गया आप लोगों को ना? चुनाव आयोग का नोट्स मिल गया? हाँ सर, आ गया ग्रुप में। चलिए, हाँ मिल गया ग्रुप में। लिखिए, योग्यता। योग्यता के बाद लिखिए संरचना। चुनाव आयोग की संरचना। संरचना के बाद लिखिए कार्य एवं शक्तियां। कार्य एवं शक्तियां। लिखिए, निर्वाचन आयोग से जुड़ी हुई चुनौतियां। ठीक है, नेक्स्ट लीजिए, चुनाव सुधार के मुद्दे। चुनाव सुधार से के मुद्दे। और उसका समाधान। और उसका समाधान। ठीक है, इसके अलावा प्रश्न से क्या क्या निकल रहे हैं टॉपिक्स।
प्रश्न से क्या क्या टॉपिक्स निकल रहे हैं? सर चुनाव प्रचार स्वतंत्र की और निष्पक्ष पद्धति। चुनाव संपन्न कराने में इसकी भूमिका लिखिए। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने में भूमिका, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने में आयोग की भूमिका, ठीक है। चुनाव प्रचार की बदलती पद्धति, चुनाव प्रचार की बदलती पद्धति, चुनाव सुधार में के लिए कदम, न्याय निर्णय, चुनाव सुधार से लेकर विभिन्न न्यायिक निर्णय, विभिन्न न्यायिक निर्णय, ठीक है। पर्याप्त है इतना डायमंड? और कुछ बनेगा? बोलिए, आप लोगों की नजर में ऐसा कुछ हो तो। सर एक मध्यावधि चुनाव का महत्व लिख लीजिए। मध्यावधि चुनाव तो वो देखिए अब चर्चा में नहीं है वो, ठीक है, क्योंकि वो क्वेश्चन इसीलिए उस समय पूछा गया था क्योंकि उस समय आप देखते होंगे कि जो राजनीतिक स्थिति थी डवाडोल थी भारत में, ठीक है। ये शायद 2000 के आसपास का क्वेश्चन है और उस समय क्या था, बिहार की बात करें या केंद्र की बात करें, मध्यावधि चुनाव की स्थिति को आपको देखना पड़ा होगा वहां पे, ठीक है। ओके सर। चलिए, और कोई टॉपिक्स हैं किसी की नजर में? है या नहीं है? सर एक क्वेश्चन जो 47वीं में पूछी गई थी आप लिखवाए हैं, चुनाव लोकतंत्र के हृदय की गति के समान है, बहुत जल्दी या अनियमित रूप से हो तो लोकतंत्र का पतन हो सकता है। चलिए, उसको जब क्वेश्चन डील करेंगे उस समय उसको स्पष्ट कर देंगे, ठीक है। वो मध्यावधि चुनाव को लेकर ही है कि मध्यावधि चुनाव का जो नकारात्मक परिणाम है वो क्या है, ठीक है। जी सर। चलिए, तो अब बात करते हैं चुनाव आयोग की। तो जो चुनाव आयोग की अगर बात करें तो हाँ, एक साथ एक रह गया, एक साथ एक देश एक चुनाव की बात है, वो भी लिख लीजिए। एक देश एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन, ठीक है। अब बात करते चुनावी हैं बॉन्ड का भी होगा। चुनाव आयोग, वो मुद्दे जो है ना, ठीक है, उसमें हम लोग देख लेंगे उसको, जो भी इश्यूज हैं चुनाव को लेकर या पारदर्शिता को लेकर, ठीक है। सर चुनाव अनुशासन
क्या होता है चुनाव अनुशासन, जरा हमको भी पता नहीं है, बताइए जरा। आचार संहिता तो मैंने सुना था, चुनाव अनुशासन मैंने नहीं सुना है दीपाली। सर हम पढ़े थे कहीं बट ध्यान में नहीं। चुनाव अनुशासन पढ़े थे, क्या होता है भाई, किन्हीं को पता है चुनाव अनुशासन क्या होता है? सर चुनाव के समय जो पैसे और शराब ये सब की जो की जाती है उसका नहीं करने के लिए सर अनुशासन कहा था। अच्छा, वो तो ये आचार संहिता है। पूजा अनुसार चलिए मुझे नहीं पता है। तो हम लोग बात करते हैं चुनाव आयोग के संदर्भ में। चलिए बताइए, आप लोगों ने पीटी पढ़ा होगा ही, चुनाव आयोग के सदस्यों की योग्यता के बारे में, या अध्यक्ष के, चुनाव आयोग की जो चीफ इलेक्शन कमीशन है, कमिश्नर है, उसकी योग्यता बताइए क्या है? योग्यता क्या है चुनाव आयोग के आयुक्तों की? आप लोग बोलते भी नहीं है कुछ, इतने मंदमुग्ध हो जाते हैं मेरी बातें सुनकर, इतने भाव विभोर हो जाते हैं, मेरे तो प्रभु श्याम दूजा न कोई वाली कहानी हो जाती है ना। रसखान की तरह बैठ जाते हैं मंदिर की सीढ़ियों पे कि जब तक उनको पादुका नहीं पहनाएंगे तब तक यहाँ से जाएंगे ही नहीं। तो कुछ रिस्पॉन्स दीजिए कि आमने सामने वाला कुछ समझे कि आपकी क्या डिमांड है या नहीं है, या आप जानते हैं या नहीं जानते हैं, कुछ तो बोलिएगा ना। सर चुनाव आयोग का सर भाग 15 में, संविधान के भाग 15 में सर अनुच्छेद 324 से 29 तक सर इसका वर्णन किया गया है। और इसमें सर एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और उनकी सहायता के लिए सर 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। और इनका सर जो निर्वाचन होता है सर वो राष्ट्रपति के द्वारा मतलब ये नियुक्त किए जाते हैं। संविधान में योग्यता इनकी नियुक्ति पूछा है से प्रिया। संबंधित कोई कोई प्रावधान अगर नहीं किया निर्वाचन गया। आयुक्त या मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनेगा, उसको लेकर क्या प्रावधान है? संवैधानिक प्रावधान नहीं है कि उसमें किसी योग्यता का वर्णन नहीं है, लेकिन कुछ तो है ना, क्या है? सर कम से कम भारत का नागरिक होना चाहिए सर। निर्वाचन आयोग की कम से कम नियुक्ति भारत जो है का सर नागरिक 6 होना चाहिए। वर्षों की अवधि के लिए किया जाता है। ये तो 6 मस्त वर्ष है सर, की होना अवधि। ही चाहिए भारत का नागरिक। यानी कि इसमें ये है प्रोविजन कहीं पे कि पब्लिक फील्ड का अनुभव होना चाहिए 10 वर्षों का, ऐसा कुछ? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं दिया हुआ है सर। ऐसा तो कुछ मेंशन नहीं है सर। चलिए, तो आप लोगों का काम क्या है इसमें? पहली बात कि योग्यता को लेकर, ठीक है। दूसरा लिखिए योग्यता, होमवर्क में क्या क्या करना है। योग्यता, चुनाव आयोग की संरचना, योग्यता, चुनाव आयोग की संरचना, कार्य एवं शक्तियां, कार्य एवं शक्तियां,
कारण शक्तियों को 3 डायमेंशन में लिखिएगा, ठीक है। जैसे कि प्रशासनिक कार्य उसके क्या है, प्रशासनिक कार्य क्या है, दूसरा सलाहकारी कार्य क्या है, सलाहकारी कार्य क्या है, और तीसरा अर्ध न्यायिक कार्य क्या है। ठीक है, प्रशासनिक, सलाहकारी और अर्ध न्यायिक, इन डायमेंशन में कार्य एवं शक्तियों को लिखना है। सर योग्यता तो नोट्स में लिखा ही नहीं है। जो सर्वोच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश के रहेगा उसका भी से योग्यता पढ़ लीजिए मेरा। अच्छा, यहीं पे पद से हटाने की जो बातें हैं उसको भी स्पष्ट कर दीजिएगा। ठीक है, पदमुक्ति को लेकर क्या प्रक्रिया है इसे भी स्पष्ट कर दीजिएगा। यहीं पर देख लीजिए, कार्य एवं शक्तियों से पहले संरचना में के बाद पदमुक्ति की प्रक्रिया, पदमुक्ति की प्रक्रिया। नेक्स्ट क्या है बताइए, टॉपिक क्या है? निर्वाचन आयोग से जुड़ी हुई चुनौतियां। चुनौतियां, चलिए, तो जब चुनौतियों की बात करते हैं तो क्या क्या चुनौतियां हैं? इसकी योग्यता में क्या लिखा है? ये आप खुद कुछ काम कीजिए, ठीक है। आपके पास किताब वगैरह अवेलेबल होंगे, वहां से सर्च करके देखिए, योग्यता अगर है तो ठीक है, नहीं है खाली छोड़ दीजिए। ठीक है सर, किताब में नहीं दिया हुआ। नहीं दिया हुआ तो आप भी ब्लैंक छोड़ दीजिए। आप कहाँ से अपने तरफ से योग्यता बताइएगा? संविधान में देखिए, संविधान में नहीं है तो छोड़ दीजिए। ओके, इसलिए मैंने बताया कि योग्यता का न होना चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और निष्पक्षता पर क्या करता है, प्रश्न खड़ा करता है। ठीक है, बात स्पष्ट हुई? जी सर। चलिए, चुनाव आयोग से जुड़े हुए मुद्दे में लिखिए पहला कि स्वतंत्रता के स्तर पर क्या समस्या है, चुनौतियां। चुनाव आयोग की स्वतंत्रता के स्तर पर चुनौतियां क्या है, या विवाद क्या है, समस्याएं क्या है, कुछ भी लिख सकते हैं। तो जब चुनाव आयोग की स्वतंत्रता के संदर्भ में बात करते हैं तो स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है कि उसमें कार्यपालिका का, जो चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग में कार्यपालिका का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, ठीक है ना स्वतंत्रता का मतलब। और वो स्वतंत्र होकर बिना किसी बाह्य दबाव के भारत की चुनावी प्रक्रिया को संपन्न कराने में जो उसके संवैधानिक दायित्व हैं उसका स्वतंत्रता से निर्वहन कर सके। स्वतंत्रता का मतलब यही होता है ना।
तो अब अगर हम बात करें तो स्वतंत्रता को लेकर चुनौतियां क्या है, तो पहली बात कहा गया कि चुनाव आयोग की स्वतंत्रता पर जब प्रश्न खड़ा होता है तो इसमें पहली बात कहा गया कि आयोग के सदस्यों की अहर्ता के संबंध में, यानी कि निर्वाचन आयोग की जो सदस्य होंगे, चाहे वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो या अन्य आयुक्त हो, उसके सदस्य बनने को लेकर जो योग्यता का प्रश्न है, इस पर संविधान में कोई परिचर्चा नहीं। न होने के कारण कार्यपालिका का हस्तक्षेप क्या होता है, बढ़ जाता है। अब कार्यपालिका का हस्तक्षेप होता है तो कार्यपालिका क्या करेगी, अपने मनोनुकूल जो व्यक्ति होंगे उसे आयुक्त के रूप में या अन्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में नियुक्त कर सकते। और कार्यपालिका का मतलब क्या होता है, तो राष्ट्रपति, लेकिन वास्तविकता किसकी होती है, प्रधानमंत्री और उसके जो मंत्रिमंडल हैं उसके सलाह को होती। बातें स्पष्ट हुई? जी सर। दूसरी जो समस्या है चुनाव आयोग को लेकर स्वतंत्रता के संबंध में, वो है पदावधि को लेकर। पदावधि का भी स्पष्ट उल्लेख नहीं है संविधान में, ठीक है, कि कोई भी आयुक्त या मुख्य निर्वाचन आयुक्त कितने दिनों के लिए पद पर रहेगा, इसको लेकर भी स्पष्ट प्रावधान संविधान में नहीं। और ऐसी परिस्थिति में हमने कहा कि पुनः कार्यपालिका को लेकर हम क्या होते हैं, सचेत हो जाते हैं कि राष्ट्रपति जब चाहेगा उसको उसके पद से मुक्त कर सकता है। हालांकि उसके लिए जो प्रक्रिया है वो निर्वहन करना पड़ेगा। तीसरी बात जो स्वतंत्रता को लेकर है कि सेवानिवृत्ति के पश्चात हम कोई अन्य सार्वजनिक पद धारण नहीं कर सकते, इसको लेकर भी संविधान में कोई रोक नहीं। मतलब यह हुआ कि मान लीजिए कि अभी मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, सुशील चंद्र। निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा हैं। सुशील चंद्रा हैं और मान लीजिए कि कल वो क्या हो, अपने पद से कार्यकाल पूरा करके पद मुक्त हो जाए। ऐसी परिस्थिति में अब कार्यपालिका क्या करेगी, तो कार्यपालिका उसको किसी राज्य का राज्यपाल बना सकती है, किसी आयोग का सदस्य बना सकती है, ठीक है, या अन्य कोई पद उसको ऑफर कर सकती है। तो ये जो तीन बातें हैं, क्या योग्यता संबंधी प्रश्न है, पदावधि का स्पष्ट उल्लेख न होना और सेवानिवृत्ति के पश्चात कोई सार्वजनिक पद धारण न करने के लोग जो सीमा नहीं है, यह क्या करता है, तो चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को प्रभावित करता है। क्यों? क्योंकि ऐसी परिस्थिति में कार्यपालिका क्या कर सकती है, चुनाव के समय चुनाव आयोग का अपने हितों में प्रयोग कर सकती। मान लीजिए कि अभी ऐसी परिस्थिति है और इसको लेकर क्या देख रहे हैं कि बार बार चुनाव आयोग पर यह आरोप भी लगता है कि वो क्या है, केंद्र सरकार के दिशा निर्देश पर काम करती। जैसा कि आप देखेंगे तो पश्चिम बंगाल के चुनाव के संदर्भ में ये परिस्थितियां आपको दिखाई देंगी, या फिर उड़ीसा के संदर्भ में देखिए जहां पर क्या हुआ,
एक डीएम ने आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में जब मोदी जी पर आरोप लगाया तो परिणाम स्वरूप चुनाव आयोग ने कोई एक्शन नहीं लिया इस पर। तो ये सब जो घटनाएं हैं कहीं न कहीं यह दिखाता है कि चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और निष्पक्षता जो है इससे प्रभावित होती। बात स्पष्ट हो गई? असम का चुनाव में तो लीक भी हो गया था, डेट पहले ही अनाउंस करने से पहले। हाँ, असम में नहीं हुआ था, कर्नाटक के चुनाव में हुआ था। अब प्रश्न उठता है कि आखिर ये जो चुनाव आयोग को लेकर समाधान क्या है? तो जब समाधान की बात करते हैं तो पहली बात कहा गया समाधान में कि हमें क्या करना चाहिए, एक निश्चित टेन्योर का हमें क्या करना होगा, धारण करना होगा। यानी कि संवैधानिक प्रोविजन हमें करना होगा कि निर्वाचन आयोग के सदस्य और उसके जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उसका एक निश्चित कार्यकाल हमें संविधान में उल्लेखित करना होगा। साथ ही साथ हमें दूसरा क्या करना होगा, तो दूसरा हमें उसके सेवानिवृत्ति के पश्चात जो कोई अन्य सार्वजनिक पद धारण करने को लेकर बाउंडेशन नहीं है, इस पर भी हमें काम करना होगा। और इसके लिए क्या करना होगा, तो एक निश्चित गैप स्पष्ट करना होगा, बताना होगा या निर्धारित करना होगा कि मान लीजिए कि आज हम सुशील चंद्रा क्या करेंगे, अपने पद से मुक्त होंगे, सेवानिवृत्त हो जाएंगे। तो हमें यह निर्धारित कर देना होगा कि अगले 5 वर्ष तक ये अन्य कोई भी सार्वजनिक पद धारण नहीं कर सकते। तो इस तरीके से, और तीसरी बात कि एक स्पष्ट योग्यता को लेकर भी हमें मापदंड अपनाना होगा। और ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना होगा, तो जब हम योग्यता को लेकर स्पष्ट मापदंड अपना लेंगे, पदावधि को हम क्या करेंगे, सुनिश्चित कर देंगे, और जो सेवानिवृत्ति के पश्चात पद धारण करने को लेकर समस्याएं हैं उसका जब हम निराकरण कर लेंगे, तो इससे क्या होगा कि चुनाव आयोग पर जो कार्यपालिका का प्रेशर है, दबाव है या हस्तक्षेप है, वो कम होगा और उसकी स्वतंत्रता में बढ़ोतरी होगी, और परिणाम स्वरूप स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने में और ज्यादा पारदर्शिता और निष्पक्षता आएगी। बात स्पष्ट हुई? बोलिए। यस सर। चलिए, नेक्स्ट जो चुनौतियां हैं या समस्याएं हैं वो चुनाव आयोग की जो संरचना है उसके स्तर पे। तो लिखिए, नेक्स्ट समस्या में, चुनौतियों में संरचना के स्तर पर, चुनाव आयोग की संरचना के स्तर पर। ठीक है, अब संरचना के स्तर पर क्या विवाद है या चुनौतियां हैं या समस्याएं हैं, तो आपको पता है कि चुनाव आयोग की जो संरचना है वो क्या है, 3 सदस्यों वाली, जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। यही है ना?
यस सर। ठीक है। स्टार्टिंग में तो 1 सदस्य था ना, लेकिन बाद में 3 सदस्य बनाया गया था। बाबा हमें अभी की बात करनी है, हमें स्टार्टिंग और बाद की जो घटनाएं हैं उस पर नहीं बात करनी है, वर्तमान जो परिदृश्य है हमें उस पर परिचर्चा करनी है। ठीक है। जब 3 सदस्य हुआ तभी तो ये समस्या उत्पन्न हुई ना, 1 सदस्य में क्या समस्या उत्पन्न होती? नहीं होती। चलिए क्या समस्याएं हैं अगर हम इसमें बात करें तो पहली बात कहा गया कि जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है और अन्य चुनाव आयुक्त हैं उनके बीच कार्य एवं शक्ति के विभाजन को लेकर विवाद। ठीक है। तो पहली बात हमने कहा कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों के बीच कार्य एवं शक्तियों का स्पष्ट विभाजन नहीं, और कार्य एवं शक्तियों का स्पष्ट विभाजन न होना कहीं न कहीं इस आयोग की जो संरचना है उस पर प्रश्न खड़ा करता है। और परिणाम स्वरूप आप देखते होंगे कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को लेकर और अन्य चुनाव आयुक्तों को लेकर विवाद की स्थिति उत्पन्न होने लगती। इनके बीच जो आपसी समन्वय होना चाहिए, आपसी सामंजस्य होना चाहिए, उसका आपको अभाव दिखाई देगा और विवाद की स्थिति दिखाई देगी। जैसा कि आपने 2019 के चुनाव में देखा होगा कि जब प्रधानमंत्री पर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के उल्लंघन को लेकर परिचर्चा होनी थी, तो वहां पर जो एक अन्य सदस्य थे, चुनाव आयुक्त थे, उन्होंने इसका अपोज किया था, विरोध किया था और कहा था कि इन पर भी चलना चाहिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का मामला। और इसके परिणाम स्वरूप जब उनकी बातें नहीं मानी गई तो उन्होंने क्या किया, अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अशोक लवासा तो कहने का मतलब कि कार्य एवं अशोक लवासना जो थे उन्होंने क्या किया, अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा तो दे मेरे दिया था। कहने का मतलब यह था कि जब उनके कार्य एवं शक्तियों का जब स्पष्ट विभाजन होगा, चूंकि चुनाव आयोग क्या करती है, बहुमत के आधार पर कार्य करती, तो कहीं न कहीं हमें असहमति के जो तत्व हैं उन्हें भी क्या करना होगा, अपने इशूज में शामिल करना होगा, उसको भी सॉर्ट आउट करना होगा। तभी हम एक पारदर्शी संस्था के रूप में, एक स्वतंत्र और निष्पक्ष संस्था के रूप में अपनी गरिमा को बचाए रख पाएंगे। तो पहला जो मुद्दा हमने कहा कि जो जितने भी चुनाव आयुक्त हैं उनके बीच कार्य और शक्तियों का जो स्पष्ट विभाजन न होना एक विवाद को जन्म देता है। दूसरा हमने कहा कि अन्य चुनाव आयुक्त जो हैं उसके पदावधि और को लेकर भी विवाद की स्थिति। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि इसमें जो प्रावधान है वो प्रावधान क्या है, प्रावधान यह है कि अन्य चुनाव आयुक्तों का जब हमें पद से हटाना है इसको लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त की सलाह ली जाती। और ऐसी परिस्थिति में अन्य चुनाव आयुक्त क्या करते हैं, अपने पद को बचाए रखने के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त के हाँ में हाँ मिलाने का कार्य करते, उसके माथत कार्य करते। जबकि संविधान ने क्या किया है, संविधान ने तीनों को कार्य और शक्तियों के मामले में बराबर का अधिकार दिया। तो इससे क्या होता है कि चुनाव आयुक्त और मुख्य निर्वाचन आयुक्त के बीच कार्यकाल को लेकर विवाद की स्थिति आपको दिखाई देगी। जैसा कि कुछ दिन पहले मामला आया था, शायद 2014 या 15 के आसपास मामला आया था,
जहां पे मुख्य चुनाव आयुक्त ने एक अन्य चुनाव आयुक्तों को पद से हटाने को लेकर राष्ट्रपति से सिफारिश की। तो कहीं न कहीं यह जो अन्य चुनाव आयुक्तों के निश्चित कार्यकाल को लेकर जो बातें हैं, वह भी विवाद के मुद्दे में आ जाता है, चुनौतियों में आ जाता है। फिर यहां पर एक बात यह आती है, चुनाव आयुक्त और मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति। जैसा कि हमने कहा कि न्यायपालिका में हम क्या देखते हैं कि पालन करने के साथ साथ जो मुख्य न्यायाधीश बनते हैं वो कॉलेजियम के द्वारा चयनित होकर जो सबसे वरिष्ठ सदस्य होता है उसे मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनाया मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता है। और ये व्यवस्था चुनाव आयोग के संदर्भ में आप नहीं देखते। मतलब यह हुआ कि चुनाव आयोग में वरिष्ठता के नियम का पालन नहीं किया जाता, अर्थात कि जो 3 सदस्यीय संरचना है चुनाव आयोग की, मान लीजिए कि आज क्या हुआ, सुशील चंद्रा ने सेवानिवृत्ति का प्राप्त कर ली। तो जब सुशील चंद्रा का सेवानिवृत्त हो जाएंगे वो, तब क्या होगा, तो जो अन्य चुनाव आयुक्त हैं 2, उसमें से जो वरिष्ठ सदस्य होंगे उन्हें क्या होना चाहिए था, मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त करना चाहिए था। क्यों? क्योंकि एक तो उन्हें क्या है, कार्य का अनुभव हुआ है कि पिछले 2 साल 3 साल 4 साल से वो क्या है, चुनाव आयुक्त के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो भारत में चुनाव संचालन को लेकर जो बातें हैं, जो मुद्दे हैं, उसके प्रति पर्याप्त अनुभव है, उसके समाधान को लेकर क्या है, प्राप्त उसके पास जानकारियां हैं। लेकिन हमने कहा कि यहाँ पर वरिष्ठता का नियम का पालन न होना कहीं न कहीं चुनाव आयोग की जो सदस्य हैं उसके साथ अन्याय है, उसकी योग्यता को लेकर प्रश्न खड़ा करता है और कार्यपालिका को इसमें हस्तक्षेप करने के लिए पर्याप्त स्पेस देता है। ठीक है। और एक बात और है जो स्वतंत्रता और निष्पक्षता को लेकर है, और वो है कि चुनाव आयोग के सदस्यों की जो वेतन भत्ते एवं सेवा की शर्तें हैं, यह भी संविधान में वर्णित नहीं। तो वेतन भत्ते और सेवा की शर्तों का संविधान में वर्णित न होना कहीं न कहीं चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को बाधित करता है। क्यों? क्योंकि यह कार्यपालिका के मातहत की कार्यपालिका निर्धारित करेगी कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और चुनाव आयुक्त को हम कितना वेतन दे, भत्ते दे और क्या क्या सेवा शर्त दे। तो ऐसी परिस्थिति में चुनाव आयोग को प्रलोभन का शिकार होना पड़ सकता है, जो इसकी स्वतंत्रता और निष्पक्षता के लिए घातक, और अंततः यह भारतीय लोकतंत्र के लिए भी क्या है, खतरे की स्थिति। क्योंकि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव तभी संपन्न होंगे जब निर्वाचन आयोग क्या करेगी, स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से कार्य करेगी। बातें स्पष्ट हुई यहाँ तक कि कोई कंफ्यूजन है? बातें स्पष्ट हुई? मुझे सुन पा रहे हैं आप लोग? जी सर। कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? कुछ पूछना है? कोई बातें जो समझ में ना आई हो?
पूछना है कुछ? नहीं सर। हाँ सुमित, कुछ पूछ रहे थे क्या? मुझे सुन पा रहे हैं सुमित? जी सर। क्या पूछना है बताइए? बताइए क्या पूछना है सुमित? पूछना नहीं है सर, बस समझ में आ गया सर इतना। और किसी को कुछ पूछना है? आगे बढ़े। जी सर। क्या हुआ एसएस? इसमें विवादित हो सकता आपकी आवाज कट के आ रही है। आपकी आवाज कट के आ रही है। कार्यकाल को लेकर मीटिंग। हाँ इसको भी लेकर विवाद होता है। तो मैंने लिखा है ना कि निश्चित टेन्योर का ना होना, निश्चित पदावधि वो का ना सेवा तर्क में होना, आ जाएगा। ये तो मैंने बताया ना। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग क्लास को यहीं पर रोकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक क्या है? तो जो अन्य चुनौतियों में है 2014 वाले मामले में जो आपने बताया उसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त को ये अधिकार है क्या कि वो अन्य निर्वाचन आयुक्त के खिलाफ राष्ट्रपति के पास जा सकता है? हमने कहा क्या, पद मुक्ति को लेकर हमने बात की ना। जब पद मुक्ति की बात आती है तो वहां पर मुख्य निर्वाचन आयोग की सलाह ली जाती है और वो सिफारिश भी करता है। ठीक है, बात स्पष्ट हुई अमन? और कोई प्रश्न है मन में कि नहीं के तो पूछ लीजिए। चलिए, तो शेष जो टॉपिक बचा है चुनाव आयोग से जुड़ा हुआ, उसको कल हम लोग इस पे परिचर्चा करेंगे। ओके, फिर सेशन को एंड करें। सेशन को समाप्त करें या ना करें? गुड नाइट सर। ओके, फिर गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। प्रणाम सर। खुश रहिए, बहुत बड़ा आदमी बनिए, प्रणाम सर। एसडीएम बनिए।
एसडीएम बनिए। सर सीट बहुत कम आई है, 358 सीट ही आ रही है सर। कोई बात नहीं, आपके लिए एक ही सीट काफी है ना, आपके लिए तो एक चाहिए ना। 358 से क्या मतलब है आपको? ये कि मेरे लिए एक ही है, एक ही सीट आई है और मेरे लिए है वो, ठीक है। 358 के बारे में भूल जाइए, कहिए कि एक सीट आई है और वो मेरे लिए है, मैं ऐसे किसी और को नहीं लेने दूंगी। लक्ष्मीबाई कहती है ना, मैं झांसी नहीं दूंगी, तो आप कहिए कि सीट मैं किसी को नहीं दूंगी, लेके रहूंगी। ओके सर, गुड। जो अर्जुन की तरह बनिए कि क्या नजर आ रहा है, तो भाई मछली की आंख नजर आ रही है और कुछ नहीं नजर आ रहा है, चिड़िया की आंख नजर आ रही है। हमें 358 सीट से नहीं मतलब है, उसका जो एक सीट उसी पे हमें स्ट्राइक करना है। मेरे लिए एक ही सीट है, हमें 358 से क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं। ओके, चलिए फिर, गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। नाइट सर।